नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 11वें पार्ट को कवर करेंगे। इसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही उसके ऑप्शन पर पूरे अच्छे से व्याख्या करेंगे और उनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी अच्छे से व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1771, 1780, 1772 या 1782? तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसके अनुसार उसका आंसर कीजिए। टाइम्स ऑफ। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। व्याख्या। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में जो हुआ था उसकी समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी। पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच 1776 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति 1803 के देवगांव की संधि से हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चला था। इसमें अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। वंशानुगत पद का अर्थ होता है कि पिता के बाद उसका वंश का शासक उसका पुत्र ही बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से? तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस या गाड़ी के पीछे का लाइट होता है वो लाल रंग का होता है ताकि वो दूर से दिखाई पड़े। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब रंग का फैलाव। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी बैगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम से मापते हैं। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडेराइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या टीन का? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सीडेराइट लोहे का अयस्क है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, कुछ धातु है और उनके अयस्क दिए हुए हैं। चलिए इन्हें अच्छे से देख लेते हैं। लोहा, इसका अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट और क्रायोलाइट। पारा का सिनेबार। तांबा क्यूपराइट। टीन कैसिटेराइट। सोना का अयस्क सिल्वेनाइट और काल्वेराइट है। चांदी का अयस्क पायरागाइराइट है। दोस्तों, मैं इसी तरह प्रत्येक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ एक मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड एक साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ, जिससे कि आप उसे अच्छे से कवर कर सके। तो आप ज़रूर इसे कवर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो जाइए हमारे चैनल पर देखिए, हम वहाँ कितनी अच्छी व्याख्या से आपको पढ़ाते हैं। अच्छी लगे तो हमें कमेंट कीजिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइटीन, नियोप्रीन या एथिलीन का? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इसे
वल्कनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर, ट्रक सब का जो टायर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, तो उन रबड़ों में अत्यधिक मात्रा में कार्बन मिलाए होते हैं। नियोप्रीन और थाइकोल कृत्रिम रबर का बहुलक है। रबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर। नियोप्रीन विद्युत का कुचालक होता है, इसका उपयोग तार के रबर बनाने में किया जाता है। थाइकोल रबर का प्रयोग रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या 4 फरवरी 1922। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके अनुसार अपना उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी कांड हुआ था। फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा-चौरी कांड हुआ था। इस आंदोलन में विद्रोहियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। यह असहयोग आंदोलन के कारण हुआ था। उसी समय यह आंदोलन चला था। इसके परिणाम स्वरूप ही गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में चलाया गया था, परंतु चौरा-चौरी कांड के कारण इसे स्थगित कर दिया। यह देशव्यापक आंदोलन था। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर आपको लगती है कि हमारी जो कोशिश है वह आपके लिए यूजफुल है और हमने आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। और लाइक तो आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की है, तो ऐसा लगे तो आप लाइक करना, वरना नहीं करना। और दोस्त की हेल्प करने के लिए सभी लोग तत्पर होते हैं, तो आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएँ। और आपसे एक बात और करनी है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करें। हमसे जितना हो पाए आपकी मदद ज़रूर करेंगे किसी भी टॉपिक पर। और दोस्तों, एक छोटी सी और निवेदन, अगर हमसे इस वीडियो में या किसी प्रकार के अन्य वीडियो में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमारी गलती बताएं, और इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नमी को किस यंत्र से मापते हैं? थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, हाइग्रोमीटर या लैक्टोमीटर? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। नमी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। थर्मामीटर से शारीरिक तापमान को मापते हैं। हाँ, एक और बात समझा दूँ, नमी आपको पता होगा कि अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर, उसे ही तो नमी कहते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं कि दूध में पानी की मात्रा कितनी है और दूध की मात्रा कितनी है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं, और ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। अपेक्षित घनत्व के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो अपेक्षित घनत्व के बारे में सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने बताया था। उन्होंने उत्प्लवकता का सिद्धांत भी दिया था। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 10, 20, 15 या निर्धारित नहीं है, उनकी सीमा में कितने भी पूछे जा सकते हैं। टाइम्स अप हुआ। 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। तारांकित प्रश्न का अर्थ हुआ कि मौखिक प्रश्न जिनका उत्तर तत्काल लिया जाता है। हाँ, लोकसभा में मौखिक तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं और उसका उत्तर उसी समय तत्काल दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और लोकसभा का अधिवेशन
मतलब 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 महीना नहीं होना चाहिए। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यानी आकलन कौन करता है? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टाइम्स अप हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। इसे शॉर्ट में बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स है। 1 जनवरी 2015 को योजना का स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? अपने समय के अनुसार इसका सही उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 34। इसका अर्थ वहाँ 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो शरद अरविंद बोबडे, इन्हें एस बोबडे भी कहा जाता है। ये हमारे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, यानी उनका उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो उसी समय वे रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या पूर्व भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ एक और क्वेश्चन याद पड़ता होगा आपको। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत रत्न का आरंभ, भारत रत्न जो पुरस्कार है उसका शुरुआत हुआ था 1954 से। सर्वप्रथम यह किसे दिया गया था? तो भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। भारत रत्न 1955 से मरणोपरांत दिए जाने की प्रधान कर, अर्थात 1955 से मतलब मरणोपरांत यानी मरे हुए व्यक्ति को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। और प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। तो हम यहीं पे अपना क्वेश्चन से समाप्त करते हैं। दोस्तों आपसे एक और निवेदन है, मैं आपसे रेगुलर करता हूँ कि आप जो भी पढ़िए पूरे ध्यान से पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं उसमें आपकी टाइम वेस्ट होती है और इतनी हाई हो चुकी है कि पूछिए मत। इसीलिए आपको जब भी कहीं भी पढ़िए, मेरे एजुकेशनल चैनल या किसी यूट्यूब पर कोई भी एजुकेशनल चैनल या अपने बुक से ही पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए आप आधा घंटा पढ़िए, उसमें 10 क्वेश्चन या तो 10 ही सही। टाइम पास तो नहीं कर पाएंगे ना उससे। टाइम पास करने का अर्थ हुआ कि आपको अगर 2-4 क्वेश्चन याद भी होते हैं तो कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा सेट रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।